छायाकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आज का हमारा मुद्दा है 10 साल की एक रिन्यूअल की लेटर सरकार के द्वारा जारी की गई है। जब भी सरकार इस तरह के कुछ आदेश पारित करती है जो शिक्षा के हित में नहीं होते हैं, तो हम अक्सर आप सबकी मदद लेते हैं ताकि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक और शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचे और उसका निवारण हो सके। और ये जानकर सभी को अच्छा लगेगा कि आप सबके प्रयासों से 90% हमारी समस्याओं का समाधान हुआ है, जिसमें आपका एक अहम रोल है कि आपने जब भी हमारी आवाज़ पहुंचाई चंडीगढ़ से तो हमें उसमें राहत मिली। तो आज भी हम इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री जी के निवास पर बातचीत करके पहुंचे थे, लेकिन किसी कारण वो आने में लेट हो गए। तो आज शाम को उनके साथ मुलाकात होने की संभावना है और उन्होंने शाम का टाइम दिया है। तो मसला है कि जो परमानेंट स्कूल स्थायी मान्यता प्राप्त, ये शब्द बहुत सुनने वाला है, स्थायी मान्यता प्राप्त, जिनको स्थायी मान्यता, स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, कि वो चिरस्थायी जब तक वो स्कूल को चलाता है। उनको लिए हुए अगर 10 वर्ष हो गए हैं तो उनको अपनी मान्यता को रिव्यू करवाना है। कुछ वर्ष पहले, कोरोना से पहले, इस तरह का पत्र जारी हुआ था जो सरकार की असली मंशा थी, डिपार्टमेंट की असली मंशा थी। उस पे उन्होंने ये पत्र जारी किया था कि आपको अपनी मान्यताओं का रिन्यूअल कराना है, लेकिन जो रूल्स थे उस पे रिव्यू शब्द लिखा हुआ था। हमने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली और हमें इस पे स्टे मिल गया। अब उन्होंने रिव्यू की जगह रिव्यू शब्द लिखकर, क्योंकि उनको शब्दावली से वो इस पेज में फंस गए थे, लेकिन नियत उनकी वही रही कि इनको रिन्यूअल कराना है, इनको रिन्यू कराना है, फॉर्म नंबर 2 भरना है। और वो सारा प्रोसेस जो एक स्थायी मान्यता के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, और जब स्कूल स्थायी मान्यता के लिए फॉर्म भरते हैं तो 1 से लेकर 3 वर्ष उनको मान्यता लेने में लग जाते हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ ये स्थायी मान्यता का मामला जुड़ा होता है। और सरकार के कोई भी विभाग ऐसा नहीं है कि आप जाओ और आपको अगले दिन सेवा कर रहे हो और उनको लगे कि ये व्यक्ति जो आए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कस्टमर, एक जो है ग्राहक जो है वो आपके लिए नौकरी प्रदान करता है, सेवा का अवसर प्रदान करता है। तो ऐसा तो सरकारी ढांचे में है नहीं। जब आप जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई मुर्गा आ गया और उस मुर्गे को हमें पूरा जो है तड़पा के सालों में काम किया जाता है। इस सारे प्रोसेस से ये हजारों स्कूल गुजर चुके हैं, इसलिए हम बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं। और उस सरकार को कह रहे हैं जिसको हमने बड़ी तमन्ना से बनाया था और जिसका नारा था 0 टॉलरेंस करप्शन के लिए, कि करप्शन के लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं हो। दूसरा, ये हमारी सरकार का नारा था मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, कि आप काम करिए, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही मिनिमम होगा। एक मॉनिटरिंग की रोल में जो है सरकार होगी, ना कि हस्तक्षेप के रोल में होगी। आपके रुकावटें पैदा करने का काम सरकार का नहीं होगा, रुकावटें दूर करने का होगा। तो अब जो ये पत्र निकला है परमानेंट के लिए, जब स्कूल ही स्थायी है तो उसको आप दोबारा जो है कह रहे हैं कि इस चरण से गुजरे, और आपने अखबारों में पढ़ा कि 400 पेज जो है उसके लिए भरने पड़ेंगे। तो क्या ये एक सरल प्रोसीजर है? ये सेम वही प्रोसीजर है कि आपको दोबारा मान्यता के दौर से गुजरना होगा, जबकि ये पहले गुजर चुके हैं, उन सब नियमों को पूर्ण कर चुके हैं। और अगर ये इस, प्लीज कुर्सी बीच में हिलाइए मत, तो अगर हम इस दौर से गुजरते हैं तो ये सारे के सारे स्कूल दोबारा लाल फीताशाही के शिकार होंगे, भ्रष्टाचार के शिकार होंगे। हम साफ सी बात कहते हैं, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश 0% जो है वहां पर भ्रष्टाचार रह गया है, कि वहां पर भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। क्योंकि जहां पर भी मानव इन्वॉल्व होता है, हमने एक चीज देखी, जहां पर इंसान इन्वॉल्व होता है वहां पर भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक अपनी जगह बना लेता है। तो जब हमने मान्यताएं दी हुई है स्थायी,
और वर्षों से ये कहते हैं 10 साल पुराने स्कूलों को रिव्यू कराना होगा, तो मान्यता तो 1990 वाली भी है, इसका मतलब 1990 वाले को नहीं कराना होगा, 2000 वाले को नहीं कराना होगा, 2007 वाले को नहीं कराना होगा। 10 साल पुराने वाले की बात आ रही है, ये 10 साल लिए हुए हो गए। और अगर इनको भी कराना है तो अब ये नियम था तो सरकार इतनी देर सोई क्यों? 1990 से लेकर आज आप देख लिए 10 और 22 32 साल हो गए, तो सरकार क्यों सोई थी? और अभी जागने का ये क्या सिस्टम है? तो हमारी सरकार से मांग है कि जो भी लोग मान्यता प्राप्त करते हैं उसके बाद हर साल हम एक फॉर्म 6 भरते हैं। आप सारे पत्रकार जानते होंगे, अखबारों में भी आता है। और उस फॉर्म 6 में हम अपनी एक एक चीज का विवरण देते हैं, हम कितनी फीस लेंगे, कितनी फीस लेते थे, कितने हमारे पास बेंचेस हैं, कितने हमारे पास कमरे हैं, कितने हमारे पास टॉयलेट्स हैं, कितना हमारे पास ओपन एरिया है, कितना हमारे पास लैंड एरिया है, कितना हमारे पास ग्राउंड एरिया है। जब हम सारी इंफॉर्मेशन देते तो रिव्यू हो तो गया। अब ये किस प्रकार से आप रिव्यू कराना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि लाल फीताशाही फिर चले, भ्रष्टाचार अपनी जगह फिर ले, जो हरियाणा में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कम हुआ, हम ये नहीं कहते एजुकेशन पे कम हुआ, लेकिन अगर ये रिव्यू की प्रक्रिया चली तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच जाएगा। और ये सही भी नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि आज तक रिव्यू तो हुआ ही नहीं, और हर साल रिव्यू होता भी है, जो मैंने आपको कहा फॉर्म 6 में। ये तो मानने और ना मानने की बात है। अगर आप इसके बाद भी कुछ और फॉर्मेलिटीज कराना चाहते हैं तो आप एक अंडरटेकिंग ले लीजिए, एक एफिडेविट ले लीजिए कि मैं हर साल जो है फॉर्म 6 भरता हूँ और हर साल मेरा स्कूल जो है रनिंग कंडीशन में है। ऐसा भी हो सकता है किसी का स्कूल बंद हो गया और रिव्यू में वो स्थिति आ जाए कि इतने स्कूल चल रहे, इतने बंद हो गए, बंद वालों के लिए एक नई पिक्चर आ जाए। तो आप एक एफिडेविट्स ले लीजिए कि ये स्कूल जो है मेरा चल रहा है और अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स मैंने मान्यता दी हुई है और मैं लगातार स्कूल चल रहा हूँ। हर साल जो है मैं अपने फॉर्म 6 में भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और ऑटोमेटिक उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए कि ये जो है बाबूगिरी में स्कूलों को उलझाना ये सही बात नहीं होगी। तो इस सारे मुद्दे को लेकर हम आए आपके बीच में कि अगर ये मुद्दा इस तरीके से चला तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचेगा। और हम सब ने एक फैसला लिया है कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे और ना भ्रष्टाचार को बढ़ने देंगे, क्योंकि हम शिक्षक है, शिक्षक का समाज में भी एक उत्तरदायी बनता है कि अगर कोई गलत कानून है तो उसके लिए हम लड़े भी। तो ये गलत कानून है, सरकार इसको रिव्यू करे और इस नियम को ही खत्म करे जो भ्रष्टाचार को जन्म देने का जन्मदाता है, जो भ्रष्टाचार का, इस नियम को खत्म करें। और जो परमानेंट स्कूल है उनसे जैसे हर साल फॉर्म 6 पे इंफॉर्मेशन ली जाती है, इसी प्रकार इंफॉर्मेशन लेकर और कोई एफिडेविट लेना है 10 साल के बाद तो एफिडेविट ले सकते हैं कि मेरा स्कूल रनिंग कंडीशन में है या नहीं। तो ये एक मेन मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल हर साल मांगते थे। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हमारा एक फैसला हुआ, फैसले हुए को शायद 2 महीने के करीब, 2 महीने से अधिक का समय हो गया। 29 मार्च को यह फैसला मुख्यमंत्री निवास पर हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री जी, उनके ओएसडी जवाहर यादव जी, अमित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंशल सिंह जी डायरेक्टर सेक्रेटरी और शिक्षा मंत्री जी और फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति हुई और जगह को रिलैक्स करने की, स्कूल को शिफ्ट करने की, 1 स्टेप अपग्रेडेशन की बात हुई। तो ऐसे मुद्दों पर हमारी सहमति बनी, जिस पर हमारा ज्ञान है अभी तक के फाइल यहाँ से मुख्यमंत्री तक जा चुकी है, शिक्षा मंत्री जी से अप्रूव होकर और मुख्यमंत्री जी से भी स्टेप डाउन होकर वापस आ चुकी है। तो सरकार तुरंत इसकी नोटिफिकेशन करे ताकि वो जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल थे वो इनकी राहत लेकर, जो राहतें सरकार देने जा रही है, अपने लिए परमानेंट में अप्लाई कर सके और जो हर साल का उनका चक्कर था साल मांगने वाला, उस पर पूर्ण विराम लग सके और उनको स्थायी मान्यता मिल सके। तो ये 2 मुद्दों पर आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको जो है इनवाइट किया था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हमारा ये फैसला, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर सरकार इसको जारी रखती है तो हरियाणा का कोई भी स्कूल वो फॉर्म नंबर 2 नहीं भरेगा। सरकार को ये फैसला जनहित में
और भ्रष्टाचार विरोधी नीति के हित में वापस लेना। और इसको लेकर अभी हमारी शाम को शिक्षा मंत्री जी से भी बात होने जा रही है, वो भी हम आपको अपने माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे कि शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारी क्या बात है। ये 5000 के करीब स्कूल होंगे जो स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल, और इन्होंने एक एक नियम पूरा करने में अपनी एक एक ऊंची दाव पर लगाई है। आसान नहीं है कि मान्यता लेना, इतने विभागों से एनओसीज लेनी पड़ती है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना होता है, और वो मान्यता लेकर वो रिव्यू में दोबारा जाए, तो ये कोई तर्कसंगत और सही निर्णय सरकार का नहीं कहा जा सकता। तो हम सब आपका सहयोग भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भी आप भी सरकार से जब किसी मंच पे ये पूछे कि भी इसका फायदा क्या है, रिव्यू का फायदा क्या है, इससे तो भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। हम फॉर्म नंबर 6 तो एक हम हर साल भरते हैं, वो एनुअली भरते हैं, उस पर सारी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, तो रिव्यू हो तो क्या हो, और क्या रिव्यू कर। फॉर्म नंबर 2 का मतलब है एक तरह से दोबारा मान्यता लेना, वो भरते ही हम जो है एक तरह से अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाए। अगर बात नहीं मांगी, देखो पहले तो हमें पक्का है कि बात मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो प्राइवेट स्कूल संघर्ष से कभी पीछे ना हटे या ना हटेंगे। हमने कह दिया हम किसी कीमत पर फॉर्म नंबर 2 नहीं भरेंगे, और 50% बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, रिव्यू करना है तो सरकारी स्कूल को रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये बताइए। तो सिर्फ हमें ही रिव्यू करना है गुप्ता जी? सरकार भी तो अपने विद्यालय चला रही है ना, उसको भी रिव्यू कर ले। और मेरे पास 600 के करीब स्कूल का खुद डाटा है सरकारी, जिनके नियम ही पूरे नहीं है। ये तो 600 का मेरे पास डाटा है, हजारों स्कूल तो सरकारी होंगे जिनके नियम ही पूरे नहीं, और हम तो नियम पूरे कर रहे हैं, आप हमें रिव्यू कर रहे हैं। पहले अपने स्कूलों को रिव्यू करके ये खाका एक पब्लिक डोमेन में डालते कि हमारे सारे स्कूल नियम पूरे करते हैं। जिस दिन ये डाटा डाल देंगे हमें भी दोबारा रिव्यू कराने को तैयार हो जाएंगे। पहले अपने स्कूलों को रिव्यू कर दे कि कितने स्कूल नियम पूरे करते हैं, कितने नहीं करते। हमने तो नियम पूरे करके मान्यता ली हुई है, उनको ना कोई जांचने वाला, ना रिव्यू करने वाला, ना कोई एक्शन लेने वाला। ये सारी गाज हम पे गिराना चाहते हैं। और उसके बाद देखो फीस तो उस पर लगती है 10,500। उसके बाद जो सेकंड नंबर का मामला वो बहुत डेंजरस है, उसको सोचकर हम कहां जाते हैं, हमें डर लगता है। बहुत मुश्किल से लोगों ने मान्यता लिया, हर आदमी भयभीत है, डरा हुआ है इसमें। आप सभी जानते हैं कि इतने विभागों से निकलेंगे कैसे। ये तो वो हालत होगी कि एक आदमी को जंगल से गुजरना है, चीते भी हैं, लकड़बग्घे भी हैं, सियार भी है, शेर भी है, भालू भी है। तो ऐसे हालातों में इतने महकमों से आके जहां पर जो है सेवा भाव तो कहीं रहा ही नहीं। ये सारे जानवर डिपार्टमेंट तो है जी। मैंने कहा एक बात कि डिपार्टमेंटों से निकलना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आसान नहीं है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सरकार का निशान भी है ना, वो लायन का है, शेर का नहीं है, खरगोश का नहीं है। चारों तरफ शेर ही शेर है। इतनी आसानी से निकलना विभागों से आसान नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं तो साफ बोलते। अगर आसान होता तो हमें रिव्यू कराने में भी क्या दिक्कत है। अगर होता कि बड़ा आराम से रिव्यू हो जाने हैं, सारा सिस्टम बहुत बढ़िया है, शिक्षकों की बहुत इज्जत है, वो कहेंगे आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है ऐसे मामलों से गुजरने में। आपको क्या मंशा लगती है सरकार को लेकर? देखो, हो सकता है सरकार को इस बात का ज्ञान ही नहीं। कुछ लोग लेटर निकाल देते हैं नीचे से, नीचे अब विभागों में भी फाइलें खत्म होने लग गई हैं मान्यता की, तो विभाग भी खाली हो रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने ये लेटर निकाल दिया होता। तो भाई ये बताइए कि ये रिव्यू तो जो है बहुत सालों 20 सालों से था, अभी क्यों निकला लेटर? इधर से इलेक्शन का भी टाइम है। जिस स्कूल ने 2000 में मान्यता दी, 2003 में मान्यता दी, 2010 में रिव्यू होना चाहिए था, फिर 2022 में क्यों? ये सवाल प्रशासन से भी पूछा जाना चाहिए। और अगर उन्होंने समय पे रिव्यू नहीं किया तो जो अधिकारी है उनको सस्पेंड कीजिए, उन पे कार्रवाई कीजिए कि आपने कानून अगर था, आपने इसकी पालना क्यों नहीं की, आपने कानून को इग्नोर क्यों किया, और आज ही कानून लेके क्यों बैठ गए। उन पे कुछ है ही नहीं, जवाबदेही उनकी है ही नहीं। सारी जवाबदेही हमारी है, जब मर्जी चाहे हमें वो अकाउंटेबल बना दे, हमारे पे प्रश्न खड़े कर दे।
उन पे भी तो प्रश्न होने चाहिए भी। इतने साल अगर आप वहां पर सरकार से तनख्वाहें ले रहे थे, नौकरियां लेकर तनख्वाहें ले रहे थे, आपने ये रूल क्यों नहीं बताए? उनका फर्ज नहीं है उस रूल को देखना, उस रूल को लागू कराना। भूल सुधार वाला मामला नहीं है। कानून कभी भी भूल सुधार में, मान लो किसी से भूल होगी, वो कहता गलती से मैंने एक्सीडेंट कर दिया, आगे से नहीं खोलूंगा, उसको भूल सुधार का मौका मिलता है, उसको उसकी सजा मिलती है उसको भूल करने की। हमने अगर भूल से सरकारी जगह पे मकान बना दिया, हमने कहा कि भूल से बढ़ गया, तो क्या पीला पंजा उसमें चलेगा? नहीं, जनता है तो चलेगा। और सरकार के कर्मचारी कहते हैं कि हमारे से तो क्लरिकल एरर हो गया, हमें पता नहीं लगा। तो भाई अगर तनख्वाह ले रहे हो, पता करने की तनख्वाह ले रहे हो, उस कानून को पढ़ने की और उस कानून को लागू करने की तनख्वाह आप भी ले रहे हो, अकाउंटेबिलिटी आपकी भी है। सिर्फ हमें ही अकाउंटेबल न ठहराएंगे, जब दिल किया हमारी गर्दन पे जो है बंदा डाल दिया। ये कोई सरकारी कार्य नहीं है। नहीं, मंत्री जी से अभी मैंने विषय नहीं बताया, लेकिन उनकी जानकारी में चला गया होगा कि यही विषय होगा मिलने का। और हमें उम्मीद है कि इसका निपटान आज ही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी मांग कोई गलत मांग नहीं है। हमने मान्यताएं ली हुई हैं, नियम पूरे करके ली हुई हैं, नियम को मानने के लिए हम तैयार हैं, कहीं नियम के खिलाफ जाने को तैयार नहीं। और जो हम बातें कह रहे हैं उसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं होना, कोई रेवेन्यू नहीं लगना, कोई पैसा नहीं देना पड़ना। हाँ, जो ये सरकार कह रही है उस पर हमारा पैसा जरूर लग जाएगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि इस नियम को पहले तो रद्द ही कर दिया जाए। जो परमानेंट मान्यता का मतलब परमानेंट, पूरे देश में जो प्रोविजनल दूसरी जो मान्यताएं हैं ये भ्रष्टाचार को जन्म देती है। अब पहले सरकारें परमानेंट दिया करती थी सीबीएसई में, सिर्फ सेंट्रल स्कूल को परमानेंट कर दी। तो फिर सेंट्रल स्कूल को परमानेंट क्यों है, बाकियों को परमानेंट क्यों नहीं? मतलब आम आदमी उसके लिए कोई परमानेंट नहीं। तो हमने उस समय के नियम पूरे करके लिए ना, जब लिए तो परमानेंट दीजिए ना, फिर आप हमारे से बार बार इस तरह की बातें क्यों करते? हाँ, ये बिल्कुल तक करने की योजना है। अब प्राइवेट स्कूल सारे इसमें एक स्वर पे एक है कि हम ना फार्म भरेंगे, डटकर विरोध करेंगे और इस तरह की नीति को वापस करेंगे। देखो अभी तो हमारा पहले हम शिक्षक है, पहली बात तो वार्तालाप की मदद, वार्तालाप से हमारे बहुत सारे मसले हल हुए। उम्मीद है ये भी हल हो जाएगा। नहीं होगा तो हमारा दूसरा विरोध तो स्पष्ट है कि हमने फॉर्म ही नहीं भरना। फॉर्म नहीं भरना, 5000 स्कूलों की सरकार मान्यता रद्द कर दे। अब रद्द कर देगी तो उसमें पढ़ने वाला जो 40-50 लाख बच्चा है उसको अपने सरकारी स्कूल में ले ले, कर ले जो करना है। अगर सरकार, हम तो एक सहयोगी की भूमिका में है, सरकार की सहयोगी की भूमिका में बहुत कम पैसे पे अपने स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। जो सरकारी स्कूल में एक बच्चे पे खर्च आता है वो 8 से 10 हजार रुपये प्रति माह आता है, और हम पढ़ा रहे हैं 600, 700, 800 और 1000 रुपये में। तो सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, जनता के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा, समझ भी सरकार को आएगी, कुछ नहीं। थैंक यू जी। नोटिफिकेशन भी हुई है, बसों में बहुत दिक्कत हो रही है, 10 साल के लिए पासिंग भी हो रही है, थोड़ा सा इसको भी अगर करते हैं। तो हमारे इतने इशू है, जैसे हमने आज 2 छड़े, लेकिन हमारे लोगों का दर्द है। बस की लाइफ 15 साल कर दी गई जो नॉर्मल शहर, और जो शहर एनसीआर में आते हैं, इवन जींद को भी एनसीआर घोषित कर दिया गया। उसमें एनसीआर की कौन सी फैसिलिटी है? अब कुरुक्षेत्र भी शायद एनसीआर में, करनाल एनसीआर में, उसमें एनसीआर की कौन सी? चरखी, दादरी और भिवानी भी एनसीआर में। एनसीआर में बस की लाइन 10 साल। अब किसी ने बस खरीदी होगी कोरोना में, 2 साल वो खड़ी रही, 2 साल वो चले गए, जबकि सरकार खुद चाहिए था। सरकार का काम होता है जनता का दुख सुख समझना और विवेक से अच्छे निर्णय खुद लेना। ये नहीं कि हर चीज के लिए हम आएंगे रात पूछे के साथ इसके बाद क्या करेंगे। अगर हम सारा दिन सरकार चाहती है, वैसे सरकार वैसे कर रहा है, लोग सड़कों पे खड़े रहकर, यही प्रजातंत्र है।
कि हर आदमी सड़कों पे नारे लगाकर अपनी मांग मनवाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रजातंत्र की कल्पना हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने की। उन्होंने उस प्रजातंत्र की कल्पना की थी कि नेता अपने आप जो है जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं को समझेगा और खुद कानून उसके अनुसार चेंज करेगा, उसके अनुसार बनाएगा। जब 2 साल बसें खड़ी नहीं तो अपने आप उनकी 2 साल की लाइफ बढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ाई। और आप ही बताइए चरखी दादरी में एनसीआर वाली कौन सी फैसिलिटी, करनाल में कौन सी एनसीआर वाली फैसिलिटी कि 10 साल की बस की लाइफ कर दी गई। अब बस की लाइफ अगर कम होती है तो उसका खर्चा किस पे पड़ता है? जो बच्चा उसमें सफर करता है वो बच्चा कौन है? आम पब्लिक का बच्चा। तब उनके वेलफेयर के लिए जो वेलफेयर स्टेट सरकार होती है उसको नियम तो खुद बनाने चाहिए कि ना कि हमें हर चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, हमें हर चीज के लिए सड़कों पे आना पड़े, जबकि समय समय पर ये सारी बातें सरकार को हम बताते रहते हैं, जनप्रतिनिधियों को बताते रहते हैं कि इसका प्रभाव जो है आम पब्लिक पे क्या पड़ रहा है, शिक्षा कैसी महंगी हो रही है, इसके जो लोगों के ऊपर जो है स्कूल अगर किसी के पास 10 बसें हैं सपोज और उसकी 10 की 10 बसें कोरोना में 2 साल में एक्सपायर हो गया, वो 10 बसें खरीदेगा कैसे? अगर खरीदेगा तो एजुकेशन बहुत महंगी होगी। तो ये सारी चीजें आम जनता से जुड़ी। हम सरकार को इस बस के मसले से भी लगातार अवगत करा रहे हैं, लेकिन हमें कभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इसमें एक पॉइंट और बता दिया, जैसे कि बस जो एरिया है एनसीआर का, वहाँ से भी अगर बस लेते हैं तो उसमें 4 साल जल्दी 6 साल और बाकी है वो भी वहाँ पास ही है। अरे तो टाटा की बस है 2017 मॉडल है, उसमें 6 साल तक इतनी समस्या है जब सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे उसमें कि बस को पास कराने में भी 150 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब जो बसेस में पत्रकारों को एक बात बता दो, बस किस दिन पास होती है? वर्किंग डे में। अब वर्किंग डे में मान लो जींद वाले ने रोहतक लेके जानी है, जींद वाला रोहतक लेके जाता है बस पास कराने। अब वो शनिवार वहां ले जा नहीं सकता, दोनों दिन छुट्टी है, वो मंडे को लेके जाता है। वो कहता है कि मैं तो मंगलवार को पास करूंगा, तो 2 दिन अगर बसें वहां पासिंग के लिए खड़ी रहेंगी तो बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? तो बहुत सारी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है। जो लोगों को हम कितनी समस्याएं बताएं, इससे और बहुत सारी। हमारा 134 का 700 करोड़ रुपए अभी पेंडिंग है सरकार का, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार ने 600 करोड़ के टैबलेट बांटे, क्या जो छोटे स्कूलों के बच्चे थे ये किसी दूसरे देश के बच्चे थे? किसी एक को भी एक टैबलेट देने का कार्यक्रम सरकार ने किया। और दूसरी तरफ बात आ रही है कि फाउंडेशन न्यूट्रेसी 21st सेंचुरी स्किल NEP को कामयाब कराना है, 100% पे साक्षरता करनी है, 100% में क्वालिटी एजुकेशन लेके आनी। अरे भाई जब 100% में लेके आओगे तो 50% तो हमारे पास है। जब हमें कुछ प्रोवाइड ही नहीं करोगे, हमें तंग करते रहोगे तो 100% में कैसे होगा? तो सीधा ये कहना चाहिए कि हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की फिक्र है। जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे भाई उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। हम मुख्यमंत्री हैं तो गवर्नमेंट स्कूल वालों के बच्चों के हैं, हम शिक्षा मंत्री हैं तो गवर्नमेंट स्कूल वालों के बच्चों के। प्राइवेट स्कूल वाले जैसे बसों में लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान का खुद ख्याल रखें, कि प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बच्चे और पेरेंट्स अपना ख्याल खुद रखें, सरकार उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों नहीं दी जानी चाहिए? देखिए जब टैक्सेस देते हैं, क्या आपने टैक्सेस नहीं दिए? क्या जो प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसने एजुकेशन के नाम से जो सेस है उसने नहीं दिया? तो क्या उसका अधिकार? ठीक है, आप दूसरे को भी दीजिए। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली वीक है आप उसको दीजिए, लेकिन दूसरे को भी तो दीजिए जिसने आपको टैक्स दिए। हर व्यक्ति टैक्स देता है तो उसका अधिकार भी बनता है। इवन जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं वो 2 बार पैसे देते हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसकी फीस देती है सरकार, और सरकार एजुकेशन और हेल्थ सरकार का ही काम था। जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस भी सरकार का देने का फर्ज बनता है, और सरकार देती है। किनको देती है? सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को। लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारी है, जैसे हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारा रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, प्राइवेट काम करने वाले के बच्चों को नहीं मिलता। अब विदेशों में जाओगे तो एक बच्चे को मिलता है, तो यहाँ पर भी एक बच्चे का हक बनता है। लेकिन यहाँ प्राइवेट और सरकारी के नाम पे बंटवारा कर दिया गया है। मैंने तो कई बार ये मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों का निदेशालय अलग होना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों का मंत्री भी अलग होना चाहिए, ताकि हमारी बात जो है हमारे बच्चों का भी कोई ना कोई ख्याल रखने वाला तो हो।
सरकार को हमेशा क्या रहता है, अपनी संख्या बढ़ाने पे, मैं कहता हूँ संख्या बढ़ाने पे नहीं, शिक्षा का स्तर बढ़ाने पे सरकार का काम होना चाहिए कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ना चाहिए। और वो इसके लिए जो बीजेपी का नारा है अंत्योदय, प्रदेश के एक बच्चे पे बंटवारा नहीं कर सकते, हर बच्चे का सरकार पे हक है और सरकार को हर बच्चे के प्रति काम करना चाहिए। उसको एनरोलमेंट पे नहीं, क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना चाहिए कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले। अगर उसमें भी बंटवारा कर दिया कि नहीं अपने 50% को देना है 50 को नहीं, तो फिर जिस देश की वास्तविक कुटुंबकम की हम बात करते हैं, आज G20 की लीडरशिप हम कर रहे हैं, हमारा मेन नारा क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। यदि हम पशु से भी प्यार करते हैं, पक्षी से भी प्यार करते हैं, पत्थर से भी प्यार करते हैं, नदी से भी प्यार करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चे से प्यार नहीं करते मेरे भाई। तो ये प्राइवेट स्कूलों से बच्चों से जब प्यार नहीं करोगे तो वासुदेव कुटुंबकम का नारा अधूरा रह जाएगा। अंत्योदय की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। अंत्योदय का मतलब क्या है, तो प्रदेश के अंतिम बच्चे तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। तो अंतिम कौन होता है, 100 से लेके 1। अब 100 से 1 में 50 तो हम हैं, 50 से ऊपर तो प्राइवेट वाले हैं। तो आप या तो कह दो जी सिर्फ 50 पे पहुंचेंगे और गवर्नमेंट स्कूल के 1-1 पे पहुंचेंगे, स्पष्ट कर दीजिए ना। तो फिर हमारे पास पढ़ने वाले पेरेंट भी जान ले कि सरकार का ध्यान सिर्फ दूसरों के प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पे है, तुम्हारे बच्चों से उनका कोई सरोकार नहीं है।